देवभूमि इनसाइडर के स्पेशल शो कर्तव्यनिष्ठ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं 1996 बैच के आईपीएस और उत्तराखंड आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष एडीजी अभिनव कुमार जी। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिविल सर्विसेज, इसमें आप किस तरह आए? देखिए, मेरे अपने सगे संबंधियों में भी कई लोग सिविल सर्विसेज में, आर्म फोर्सेस में पहले से कार्यरत रहे हैं। और इनफैक्ट अगर एक तरह से देखा जाए तो पुलिस विभाग में मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हूँ। और उसी दौरान थोड़ा परिवार वालों की इच्छा थी, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली इन बरेली, उत्तर प्रदेश। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई आप पढ़ के, विदेश से पढ़ के आए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने बीए और एमए किया था जी। तो एक बार सिविल सर्विसेज में भी अपना देखिए किस तरह से। तो एग्ज़ाम दिया, चांस की बात है, पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। आपने बताया आप एक लेगेसी भी कैरी कर रहे हैं और फोर्सेस में आपके परिवार में बहुत से लोग हैं, लेकिन एक आईपीएस बनने के बाद पुलिस वर्किंग कितनी चैलेंजिंग आपको लगी? देखिए, कई मायनों में मैं समझता हूँ पुलिस का काम और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है जी। और साथ ही साथ आप देखें तो पुलिस की वर्किंग पे कई नई तरीके की चुनौतियां भी आई हैं। साइबर क्राइम एक तो बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर के आया है हमारे लिए। अच्छा, साथ ही साथ स्पेशली पोस्ट निर्भया केस, बट उससे पहले भी जेंडर इक्वालिटी और जेंडर रिलेटेड इश्यूज वर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुलिस। और हमारी तो लगातार, हमारी माय जनरेशन ऑफ ऑफिसर्स, हमारी यही कोशिश रही है कि जो इस एरिया में खास तौर से साइबर रिलेटेड और जेंडर इश्यूज पर जो भी अब पब्लिक की चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस है, किस प्रकार से हम अपनी जो थाना लेवल की वर्किंग है उसको हम सुधार पाएं, ताकि इन इश्यूज पर कम से कम वी आर एबल टू बेटर मीट पब्लिक एक्सपेक्टेशंस। आपका एक स्टेटमेंट था कि पुलिस जो है वो सरकार का शिकारी कुत्ता होती है, ये कितना सही है? मैं देखिए, नहीं, मैंने ये, मेरा थोड़ा सा, मैंने ये कहा था कि जिस तरह से पुराने ज़माने में राजा महाराजा शिकारी कुत्ते पालते थे, उसी तरह से प्रयास कई बार ये होता है रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोगों का, या एक्सपेक्टेशन होती है कि पुलिस हमारी बात को तरजीह दे। मतलब सो इट वाज नॉट दैट हम अपनी तरफ से उस भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम कई बार चाहता है कि हम उस नज़रिए से काम करें। माना ही जाता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस झेलने की आदत होती है, लेकिन एक आईपीएस के लिए दखल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें कैसे तालमेल बैठाते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, मेरा मानना यह है, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है कि आपको कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी या नेता भी, अगर आपके मन में लालच नहीं है कि मैं साहब, मैं तो फला कुर्सी पे बैठने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो फिर तो दिक्कत है। उसको ये कहूँ कि भाई मैं तो आपकी कोई सिफारिश सुनूंगा ही नहीं, तो ये बात भी सही नहीं है। ये सिफारिश, आप जब पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक अथॉरिटी की कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको सुननी तो सबकी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद इट इज योर प्रोफेशनल जजमेंट एंड योर कॉन्शियंस। और वहां पे आप कई कई केसेस आते हैं ऐसे जहां मैं बात पूरी सुनता हूं, पर मुझे अगर लगता है कि ये बात उचित नहीं है तो मैं विनम्रता पूर्वक, शालीनता से जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे मैं कह देता हूं कि साहब ये मेरे से नहीं हो पाएगा। आपका इतना लंबा अनुभव है, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी रहे हैं, इस लंबे अनुभव कार्यकाल के दौरान सबसे चैलेंजिंग या टफेस्ट जॉब आपकी असाइनमेंट क्या रही? देखिए, इन प्योरली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेंजर एंड सेंसिटिविटी, मैं कहूँगा जो अभी मेरा उत्तराखंड में आने से पहले कश्मीर का जो स्टिंट था, जिसमें मैं आईजीबीएसएफ कश्मीर वैली था, और उस दौरान हम लोगों ने वहाँ पे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस कराए। फिर हम लोगों के टाइम में पुलवामा वाला अटैक हुआ, बालाकोट वाला हमारा जो काउंटर अटैक था वो भी मेरे पीरियड में हुआ। उसके बाद जनरल इलेक्शंस, अमरनाथ यात्रा, और फिर 370 जब हटाया गया, तो उस सारे पीरियड में मैं कश्मीर वैली में तैनात रहा था। ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूँ कि वो पूरा पीरियड बिना किसी ऐसे इंसिडेंट के कि जिसको मैं या कोई पब्लिक की नज़र में होता कि ये बड़ा, इस कार्य से बड़ा धब्बा लगा है देश की साख को, तो वो
हमेशा मन में रहता था कि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे बीएसएफ या मेरी व्यक्तिगत साख पर या देश की साख पर कोई आँच आए, तो वो मैं सबसे उसको। जैसा आपने बताया बहुत चैलेंजिंग चीज़ें रहती हैं, और एक आईपीएस के पास इतनी टफ जॉब है उसकी, उसके बाद भी फैमिली के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं आप लोग? अब देखिए, अब मैं तो माय वाइफ इज ऑल्सो, शी इज़ इन द फॉरेन सर्विस, अभी राजदूत है वो विदेश में जी। और अब बीच बीच में टाइम रहा है, और हम लोग इस मामले में बड़े वो रहे कि हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो मेरी वाइफ के पेरेंट्स हों, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, उनका हमें बहुत समर्थन रहा है, लगातार उनका साथ सानिध्य और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है। तो उस वजह से हम लोग बिल्कुल खुले मन से बच्चों की देखरेख को लेके ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं जिनके लिए आप समय निकाल पाते हैं? मैं देखिए, मेरा सबसे पहली तो आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो मुझे तरह तरीके का शास्त्रीय संगीत भी, फिल्मी संगीत भी, हर तरीके का संगीत में थोड़ी बहुत रुचि है। दूसरा, मुझे पहाड़ों में ट्रैक्स पे जाना बहुत पसंद है। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश भी जब विभाजित हुआ था, यद्यपि मैं बरेली जनपद का रहने वाला था, मैंने यहीं का विकल्प दिया क्योंकि यहीं पढ़ा लिखा था दून स्कूल में, तो इसलिए उस वजह से भी रुचि थी कि भाई मतलब पढ़ने लिखने का भी शौक़ है, नियमित रूप से लिखता रहता हूँ। हालांकि अभी पिछले 1 साल में तो बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन कुछ कुछ विषयों पे अभी भी दिमाग में है। तो कुल मिला के यही मेरे हॉबीज़ और शौक़ हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एडीजी साहब। ये थे हमारे साथ एडीजी अभिनव कुमार जी। कैमरामैन सलमान के साथ मैं अरुणेश पठानिया।